Okay, fine. So now we have to start with the inlay preparation. Okay, very important topic. Inlay and onlay preparation. We have to understand this. Okay. So tell me what is inlay. Okay. First, you have to know about two things: intracoronal restoration and extracoronal. Okay. Intracoronal means in which cavity is prepared within the tooth. Cavity is prepared within the tooth. So in inlay, what happens? Suppose this is your cusp of teeth. So if intercuspal distance is, so the if the cavity is extending 1/3 of the intercuspal distance, so you have to go for inlay in that case. If the intercuspal distance is 1/3, you have to go for inlay. Ideally, if I will talk about 1/5 of intercuspal distance is there, ideally restoration of choice should be direct filling gold or conservative amalgam can also. If intercuspal width is 1/4, well, means cavity extension is 1/4 of intercuspal width, then the restoration of choice should be amalgam. If cavity width is 1/3 of intercuspal width, then restoration of choice should be inlay. So in when cavity is prepared within the tooth structure, that is known as intracoronal. Okay, so inlay is inlay have only intracoronal component. Sometimes if cusps are involved, अगर cusp capping कर रहे हैं तो हम उसको एक्स्ट्रा कॉर्नल कंपोनेंट भी दे सकते हैं. जबकि जो ऑनले है, ऑनले में मेजरली क्या होगा? एक्स्ट्रा कॉर्नल कंपोनेंट. एक्स्ट्रा कॉर्नल तो होगा ही होगा, कस्प को तो कवर करना है, साथ में इंट्रा कॉर्नल कंपोनेंट भी हो सकता है. ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर कोई आपको बोले इंट्रा कॉर्नल रेस्टोरेशन तो दैट मीन इनले, और अगर कोई शॉर्ट लिम बोलेगी एक्स्ट्रा कॉर्नल रेस्टोरेशन तो अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग में क्या आएगा? ऑनले. ये चीज समझ. ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट फीचर हैं कोई भी इनले या ऑनले प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है, देखो इनले जिस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं उससे थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो, या उसके आगे अगर हम बढ़ जाए, कस्प को इन्वॉल्व कर लो तो वो ऑनले बन जाता है. ठीक है, सभी कस्प को इन्वॉल्व कर लो तो वो बन जाएगा ऑनले, एक आधे कस्प को इन्वॉल्व करोगे तो वो इनले होएगा. ठीक है, बेसिक प्रिपरेशन का तरीका इनमें सेम होता है, बस कुछ एडिशनल फीचर ऑनले में आते हैं, वो मैं डिस्कस कर लूंगा. तो 3 इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो है प्रिपरेशन पाथ. प्रिपरेशन पाथ मतलब कि सिंगल पाथ इंसर्शन एंड रिमूवल, ये होना चाहिए आपका, इंसर्शन एंड रिमूवल का सिंगल पाथ. ठीक है, जो भी आपकी कैविटी है इनले की, इसमें इनले सिंगल पाथ ऑफ इंसर्शन एंड सिंगल पाथ ऑफ रिमूवल होना चाहिए. और ये पाथ क्या होना चाहिए? ये पाथ होना चाहिए जो भी इंटरकस्पल, या तो जो लाइन दोनों कस्प को जोड़ रही है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, या फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ जो टूथ जो है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए. ठीक है, जो मैंने 2 बातें बोली ये आपको समझनी है ऐसे कैसे. ठीक है, फिर नेक्स्ट है इनले टेपर. इनले का टेपर कितना होना चाहिए? 2 to 5 डिग्री पर वॉल. पर वॉल पे 2 to 5 डिग्री इनले का टेपर होना चाहिए. और तीसरा है प्रिपरेशन फीचर ऑफ सर्कमफेरेंशियल टाई. सर्कमफेरेंशियल टाई मींस कि जो रेस्टोरेशन है वो पूरे टूथ को एम्ब्रेस करनी चाहिए. एम्ब्रेस मतलब ऐसा लगना चाहिए कि पूरी रेस्टोरेशन ने पूरे टूथ को एम्ब्रेस कर लिया है, जकड़, एक तरीके से जकड़ लिया है. तो ये कैसे करते हैं? सर्कमफेरेंशियल टाई बोलते हैं इसको, कि पूरे इनले पे बेवल दे देते हैं हर मार्जिन पे. तो कौन कौन सी मार्जिन होती है? जैसे ऑक्लूजल बेवल, तो ऑक्लूजल मार्जिन है तो ऑक्लूजल बेवल दे दिया. प्रोक्सिमल मार्जिन है तो प्रोक्सिमल बेवल दे दिया फेशियल एंड लिंगुअल वॉल पे. जिंजाइवल मार्जिन है तो जिंजाइवल बेवल दे दिया. तो इस तरीके से हर मार्जिन पे अपना अपना बेवल देते हैं. ठीक है, तो इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंशियल टाई. तो ये 3 मेन फीचर हैं किसी भी प्रिपरेशन के. अब सबसे पहले आते हैं प्रिपरेशन पाथ. जैसे मैंने बताया सिंगल ड्रॉ, एक ही पाथ ऑफ इंसर्शन होना चाहिए. ये पाथ ऑफ इंसर्शन कैसा होना चाहिए?
या तो जो कस्प टिप है उसके परपेंडिकुलर इंसर्शन होना चाहिए, ठीक है, या फिर जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द टूथ है, ये मान लो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द टूथ है, ठीक है, सॉरी ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द टूथ है फ्रॉम द सर्वाइकल से इसके परपेंडिकुलर, इनमें से किसी एक चीज को आपको परपेंडिकुलर मान के लाइन ऑफ ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, द लाइन ऑफ ड्रॉ शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन अक्रॉस कस्प टिप और पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द क्राउन। या तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इसके पैरेलल हो, या ये जो कस्प टिप है इसके परपेंडिकुलर हो, ये इन दोनों में से कोई एक चीज को फॉलो करना है आपको, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंडिबुलर प्रीमोलर है, मैंडिबुलर प्रीमोलर में क्या है, कस्प थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है, ठीक है, रूट से, तो उस केस में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो आप बक्कल और लिंगुअल कस्प को जो भी लाइन जोड़ेगी उसके परपेंडिकुलर पाथ ऑफ प्रिपरेशन रखेंगे, ठीक है। तो आपका जो ये पल्पल वॉल है ये भी ऐसे ही टिल्टेड बनती है इसके अंदर मैंडिबुलर प्रीमोलर में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। इनले का टेपर, टेपर कितना होना चाहिए, 2 to 5 डिग्री पर वॉल। तो अगर हम इसी इमेज में चले जाए तो ये आपको दिख रहा है पर वॉल जो टेपर है, ये जो एंगल है ये कितना होना चाहिए पर वॉल, 2 to 5 डिग्री। अगर ये दोनों वॉल को मिला दें तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 5 to 10 डिग्री। इस पूरे एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ कन्वर्जेंस, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। अगर नेकेड आई से देखो तो जहां पे आपके फेशियल और लिंगुअल वॉल मीट कर रही है वो जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ कन्वर्जेंस। एंगल ऑफ कन्वर्जेंस कितना होना चाहिए, 5 to 10 डिग्री पर वॉल, कितना होना चाहिए, 2 to 5 डिग्री प्रोविजन। तो इनले का टेपर कैसा होना चाहिए, डाइवर्जेंट होना चाहिए, 2 to 5 डिग्री। ये है पूरे को बोलेंगे कन्वर्जेंट एंगल, कितना होना चाहिए, 5 to 10 डिग्री। ये एमसीक्यू आता है एग्जाम में, तो ये पता होना चाहिए। अब दो चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर शॉर्ट वॉल्स हो तो क्या होगा और लॉन्ग वॉल्स हो तो क्या होगा। देखिए जब भी वॉल्स किसी चीज की लेंथ छोटी कर दो, मान लो सपोज ये दो आपने लेंथ छोटी कर दी, एक केस तो है ये, और एक है आपने लेंथ कर दी लंबी, ठीक है। तो जहां पे लेंथ लंबी हो जाती है वहां पे ऐसा लगता है टेपर हो गया है कम, टेपर डिक्रीज हो गया है। तो जब भी लंबी वॉल्स मिलेंगी या डेप्थ ऑफ कैविटी इंक्रीज होगा तो वहां पे आप टेपर को बढ़ा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, टेपर कैन बी इंक्रीज। मतलब यूजुअली कितना होता है, 2 डिग्री, ठीक है। अगर आपकी वॉल लॉन्ग है तो आप टेपर को 2 to 5 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ा, अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं अपरेंटली आप उस चीज का टेपर बढ़ा सकते हो, ठीक है। वहीं पे अगर शॉर्टर वॉल्स है तो ऑलरेडी रिटेंशन शॉर्टर वॉल में कम है, अगर आपने वहां पे टेपर को बढ़ा दिया तो वो ऐसे फ्लेयर सी लगेगी, इसलिए शॉर्टर वॉल्स में हमेशा टेपर को कम करना है, डिक्रीज करना है। हमें अपीयरेंस देनी है पैरेललिज्म ऑफ वॉल, पैरेललिज्म ऑफ वॉल, ऐसा लगना चाहिए कि दो वॉल्स आपस में, कैविटी वॉल्स आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो लेंथ इंक्रीज हो गई, आप टेपर को बढ़ा सकते हो, लेंथ डिक्रीज हो गई तो आपको टेपर को कम करना पड़ेगा, समझ रहे हो। लेंथ इंक्रीज हो गई आप टेपर को बढ़ा सकते हो, लेंथ छोटी होगी तो आपको टेपर को कम करना पड़ेगा, ये है इसका सिग्निफिकेंस, ठीक है। क्योंकि अगर लेंथ बढ़ गई तो टेपर बढ़ा भी दोगे तो भी पैरेललिज्म ऑफ वॉल मेंटेन रहेगा, लेकिन अगर लेंथ छोटी होगी और आपने टेपर बढ़ा दिया तो वहां पे ऐसा लगेगा जैसे फ्लेयर हो गया हो सब कुछ, ठीक है। तो इस चीज को नहीं करना है, तो ये याद रखना। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेडवन, अगर ऐसे क्वेश्चन है बताओ अकॉर्डिंग टू स्ट्रेडवन टेपर कितना होना चाहिए, 2 to 5 डिग्री फ्रॉम लाइन ऑफ ड्रॉ, ठीक है, 2 डिग्री फ्रॉम लाइन ऑफ ड्रॉ। अकॉर्डिंग टू मार्जिक कहता है 2 to 55 डिग्री फ्रॉम पाथ ऑफ प्रिपरेशन। तो कुछ कहते हैं पाथ ऑफ प्रिपरेशन इसको कहेंगे और कुछ कहेंगे लाइन ऑफ ड्रॉ, हालांकि ये दोनों पाथ ऑफ प्रिपरेशन और लाइन ऑफ ड्रॉ बात सेम ही है।
ठीक है, तो जैसे मैंने बताया इंक्रीज्ड वॉल लेंथ हो तो आप टेपर इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, लेस देन 10 डिग्री। अगर आपको रिटेंशन ज्यादा चाहिए तो आपको टेपर कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपकी वॉल लेंथ इंक्रीज होती है तो आप टेपर को 10 डिग्री तक लेके जा सकते हो, लेकिन अगर आपकी वॉल लेंथ कम हो रही है तो आपको रिटेंशन ज्यादा देने के लिए टेपर को डिक्रीज करना पड़ेगा 2 डिग्री तक, ठीक है। तो यही वो इम्पोर्टेंट है। ये एक ग्राफ है जो ये शो कर रहा है, यहाँ पे है रिटेंशन और यहाँ पे है टेपर। जैसे जैसे टेपर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेपर बढ़ रहा है रिटेंशन कम हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे टेपर बढ़ रहा है रिटेंशन कम हो रहा है। नाउ नेक्स्ट है प्रिपरेशन फीचर ऑफ सर्कमफेरेंशियल टाई। सर्कमफेरेंशियल टाई देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये पोर्शन, ये सारा बेवलिंग किया हुआ है, ये सारा बेवलिंग किया हुआ है। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जिससे ऐसा लगेगा कि रेस्टोरेशन ने इस ट्रुथ को एम्ब्रेस किया हुआ है, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंशियल टाई। तो सर्कमफेरेंशियल टाई इज अ पेरिफेरल मार्जिनल एनाटॉमी, मार्जिन की पेरिफेरी की जो एनाटॉमी उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंशियल टाई। और कैसे बनता है, इट इज फॉर्म ऑफ बेवल, ठीक है। बेवल क्या होता है, इट इज अ प्लेन ऑफ कैविटी वॉल और डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द कैविटी प्रिपरेशन, ठीक है। कैविटी वॉल ये है, इससे दूसरी तरफ सपोज ये आपकी कैविटी वॉल है, इससे अवे डायरेक्शन में, अवे डायरेक्शन में जो प्लेन है उसे क्या बोलेंगे, बेवल, ठीक है। सपोज आपका ये कस्प था, ये आपकी कैविटी वॉल थी, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया और ये स्ट्रक्चर को हटा दिया। तो आपने क्या किया, इट इज अ प्लेन ऑफ कैविटी वॉल, आपने एक प्लेन डेवलप कर दिया, ठीक है। प्लेन ऑफ कैविटी वॉल है तो ये कैविटी वॉल का हिस्सा, लेकिन ये कैविटी वॉल का वो हिस्सा है जो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द कैविटी प्रिपरेशन। पहले कैविटी प्रिपरेशन सीधी थी यहाँ तक, अब आपने इसको क्या कर दिया, यहाँ से हटा के ऐसे प्लेन कर दिया, तो इसको बोलते हैं बेवल। तो कुछ नहीं है, सर्कमफेरेंशियल टाई इज हर एक वॉल पे आपने बेवल दे दिया तो एक एम्ब्रेसिंग ऑफ रेस्टोरेशन हो गया, उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंशियल टाई। दिस इज अ पेरिफेरल मार्जिनल एनाटॉमी और ये कैसे बनती है, बेवल से बनती है। अब बेवल्स पे चलते हैं। बेवल क्या होता है, इट इज द इंक्लिनेशन दैट वन सरफेस मेक्स विद द अनदर व्हेन नॉट एट राइट एंगल्स, ठीक है। ये आपकी कैविटी वॉल है, इस पे आपने ऐसे बेवल दे दिया, इसको बोलते हैं बेवलिंग, ठीक है। 90 डिग्री पे ना होके किसी और एंगुलेशन पे आपने वॉल्स को एक एंगुलेशन दे दी, उसको बोलते हैं बेवल, ठीक है। बेवल 6 तरह के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद नहीं आए तो ऐसे करना, PSL, ठीक है। PSL पाकिस्तान सुपर लीग है, ये किस लिए याद रखना है, PSL ऐसे याद रखना है, ठीक है। P मतलब पार्शियल, S मतलब शॉर्ट, L फॉर लॉन्ग। पार्शियल मतलब सिर्फ हाफ ऑफ इनेमल रिमूव किया है, हाफ ऑफ इनेमल रिमूव किया है। शॉर्ट मतलब फुल इनेमल रिमूव कर दिया। लॉन्ग मतलब फुल इनेमल प्लस में हाफ डेंटिंग रिमूव कर दिया। तो अब ये मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको, ये इमेजेस आ नहीं रखी यहाँ पे, फिर भी मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। ये आपकी कैविटी वॉल है, ये येलो में है इनेमल और ये है डेंटिन, ठीक है। ये क्या है, इनेमल, ये है डेंटिन।
तो आपने क्या किया, इतना बेवल दे दिया, हाफ ऑफ इनेमल पे बेवल दे दिया, तो इसको बोलेंगे पार्शियल। ठीक है, वहीं पे आप पूरे इनेमल को हटा देते, सपोज ये आपका इनेमल है, ठीक है, आप बेवल कैसे कर देते हैं, यहाँ पे पूरा बेवल, पूरा इनेमल हटा दिया, तो वो क्या हो जाता, शॉर्ट। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज शॉर्ट इनेमल, नहीं शॉर्ट बेवल। शॉर्ट बेवल इज द वन इन विच होल ऑफ द इनेमल मार्जिन इज रिमूव्ड। ठीक है, अब मान लो इसमें से हाफ डेंटिन, इसी को हाफ डेंटिन तक स्क्रीन विजिबल है अभी सबको? यस सर। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। तो बेवल, ये 6 टाइप्स के बेवल होते हैं। ठीक है, पार्शियल, शॉर्ट, लॉन्ग, फुल, काउंटर बेवल, हॉलो ग्राउंड बेवल। याद रखना, सीक्वेंस सीक्वेंस याद रखना जरूरी है, PSL। ठीक है, पार्शियल बेवल क्या होता है, अगर इनेमल हाफ रिमूव कर दो तो उसको बोलते हैं पार्शियल बेवल। ठीक है, ये सपोज डेंटिन है, ये आपका इनेमल है कैविटी बनाने के बाद। ठीक है, अगर इसमें आप दोगे, हाफ इनेमल रिमूव कर दोगे तो उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल। पूरा इनेमल रिमूव कर दोगे इसको बोलेंगे शॉर्ट, इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट बेवल। ठीक है, हाफ ऑफ डेंटिन और कंप्लीट इनेमल कर दोगे तो इसको बोलेंगे, जैसे अगर आपने यहाँ पे कर दिया, इसको बोलेंगे लॉन्ग।
ठीक है, और कंप्लीट डेंटिन रिमूव कर दोगे, सपोज ऐसे, तो इसको बोलेंगे फुल बेवल। तो अब इसी इमेज से आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो फुल बेवल है, फुल बेवल, ये लीस्ट रिटेंटिव है, लीस्ट रिटेंटिव, क्योंकि आपने क्या किया बेसिकली, आपने कैविटी का टेपर चेंज कर दिया, टेपर को बहुत ज्यादा कर दिया, तो ये लीस्ट रिटेंटिव। कौन सा बेवल? फुल बेवल। मोस्ट रिटेंटिव कौन सा है? जो शॉर्ट बेवल है। शॉर्ट बेवल रिटेंटिव क्यों है? क्योंकि एक तो शॉर्ट बेवल के अंदर एक तो लेंथ ऑफ बेवल भी ठीक है, क्योंकि आपने पूरा इनेमल रिमूव कर दिया, और सारी मार्जिन किस में है? इनेमल में है। और आपको पता है इनेमल की इनेमल मतलब इसमें लेंथ भी पूरी है, और आपने जो जितना रिक्वायर्ड था रिटेंशन के लिए उतना ठीक है। तो शॉर्ट बेवल बेटर है एज कंपेयर टू अदर बेवल्स। दूसरा, लॉन्ग बेवल सबसे लीस्ट रिटेंटिव है, ये एमसीक्यू आपके एग्जाम में आ सकता है। समझ में आया सारे को? बेवल के टाइप समझ में आए ना सबको? सॉरी, ये जो फुल बेवल है ये लीस्ट रिटेंटिव है, फुल बेवल इज लीस्ट रिटेंटिव। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक, फुल बेवल इज लीस्ट रिटेंटिव। ठीक है, अब काउंटर बेवल क्या होता है ये समझना जरूरी है। काउंटर बेवल कैविटी साइड में नहीं देते, ये देते हैं कस्पल एक्सटर्नल सरफेस पे देते हैं। जैसे ये कैविटी साइड है, इस पे आपने कोई बेवल दिया, ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल कैविटी साइड पे बेवल। क्लियर है? अब क्या हुआ, सपोज ये कस्प की जो थिकनेस थी, तो थिकनेस कम होती है, पहले तो कस्प को रिड्यूस करते हैं, पहले तो कस्प को रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करने के बाद आप एक्सटर्नल सरफेस पे बेवल दोगे। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल सरफेस पे बेवल दिया जाता है अवे फ्रॉम, मतलब ऑन अ साइड अपोजिट टू द कैविटी वॉल, इसको बोलते हैं काउंटर बेवल। तो जिस कस्प को कैप करना होता है, कस्प कैपिंग करनी होती है, उस कस्प कैपिंग वाले कस्प पे देना होता है काउंटर बेवल। काउंटर बेवल के तीन मेन फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन होता है काउंटर बेवल का लैप स्लाइडिंग फिट, ये मैं बताऊंगा क्या होता है लैप स्लाइडिंग फिट। ठीक है, सेकंड फंक्शन क्या होता है इसका? सेकंड फंक्शन होता है रिटेंशन, और थर्ड फंक्शन होता है रेजिस्टेंस। ये तीन फंक्शन होते हैं इसके लैप स्लाइडिंग फिट के, नहीं इसके काउंटर बेवल के। ये याद कर लीजिए, ये आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, फंक्शन ऑफ काउंटर बेवल। ठीक है, सीक्वेंस में पता होना चाहिए, एग्जाम में इजीली पूछा जा सकता है आपसे। फिर आ जाता है होलो ग्राउंड बेवल। इस पे पीएचडी ओवर क्वेश्चन आ चुका है इस टॉपिक से, व्हाट इज होलो ग्राउंड बेवल, इसलिए आपको अच्छे तरीके से पता चाहिए व्हाट इज होलो ग्राउंड बेवल। ठीक है, तो होलो ग्राउंड बेवल बेसिकली होता क्या है, जैसे हमने बात कर रहे थे, ये डेंटिन है और ऊपर होता है ये इनेमल। ठीक है, अगर हम फुल इनेमल और हाफ डेंटिन पे बेवल दें तो उसको क्या बोलते हैं हम? लॉन्ग बेवल। क्या बोलेंगे? लॉन्ग। तो लॉन्ग बेवल हम ऐसे स्ट्रेट ना देके अगर हम इसको कॉनकेव कर दें, कैसा कर दें? कॉनकेव। कॉनकेव कैसा होता है अभी बताते हैं। ऐसा ना करके हम अगर इसको ऐसा कर दें तो इसको बोलते हैं होलो ग्राउंड बेवल। होलो ग्राउंड बेवल। फायदा क्या है होलो ग्राउंड बेवल का? होलो ग्राउंड बेवल का फायदा ये है कि एक तो यहाँ पे बल्क ऑफ रेस्टोरेशन आ जाएगा, ये जो इतना बल्क है एक्स्ट्रा, बल्क ऑफ रेस्टोरेशन आ जाएगा। कहाँ इंडिकेटेड होते हैं ये? क्लास 5 रेस्टोरेशन। कहाँ इंडिकेटेड होते हैं? क्लास 5 रेस्टोरेशन। ये एमसीक्यू आ चुके हैं पीजीआई चंडीगढ़ में
इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है ये बात आपको? समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो ये है होलो ग्राउंड बेवल। ठीक है, होलो ग्राउंड बेवल क्लास 5 में देते हैं। एडवांटेज क्या है? बल्क ऑफ रेस्टोरेशन आ जाती है। फिर आ जाता है फंक्शन ऑफ बेवल्स। बेवल्स के फंक्शन क्या है? अभी हमने टाइप पढ़ लिया, अब बेवल्स के फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो फंक्शन देखो, बेवल क्या है बेसिकली? ये जो इंक्लिनेशन दी हुई है, ये जो इंक्लिनेशन, इसको तो बोलेंगे ऑक्लूजल बेवल, इसको बोलेंगे जिंजाइवल बेवल। ऑक्लूजल बेवल की इनले में वैल्यू होती है 40 डिग्री, जिंजाइवल बेवल की होती है 30 डिग्री। ठीक है, पहली चीज तो है ये। आपसे क्वेश्चन पूछा जिंजाइवल बेवल कितना देते हैं? 30 डिग्री। पल्स में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, ऑक्लूजल बेवल कितना होता है? 40 डिग्री होता है। आपसे पूछा जाए काउंटर बेवल कितना होता है? काउंटर बेवल अगर जैसे इस सरफेस पे दिया जाता है, अगर इस कस को रिड्यूस करके इस सरफेस पे दिया जाता है, काउंटर बेवल की वैल्यू पूछा जाए कितना होता है? 40 टू 70 डिग्री, ये होती है काउंटर बेवल की वैल्यू। वैसे बेवल्स देते क्यों है? बेवल्स के 3 मेन फंक्शन है। क्या क्या? सबसे पहला तो इट रिमूव्स वीक इनेमल, जो भी अनसपोर्टेड इनेमल है उसको हटाएगा। सेकंड, बेवल रिजल्ट्स इन 30 डिग्री मेटल दैट इज बर्निशेबल। अच्छा, इनलेज के लिए जो आइडियल मटेरियल है वो कौन सा है? गोल्ड। गोल्ड भी कौन सा? कास्टेबल गोल्ड। कौन सा होता है? कास्टेबल गोल्ड। जब मैं मेटलर्जी पढ़ाऊंगा तो मैं अच्छी तरह बताऊंगा कि कौन सा गोल्ड यूज होता है। ठीक है, कास्टेबल गोल्ड। यूजुअली कास्टेबल गोल्ड होता है टाइप 3, टाइप 4 गोल्ड। टाइप 3 एंड टाइप 4 गोल्ड। टाइप 3 और टाइप 4 गोल्ड होता है, वो यूज करते हैं इनले में। ठीक है, क्लियर है बात सबको? Yes, sir. एम आई? हाँ, तो ये बेवल अब हम फिर से बताते हैं। तो बेवल क्या करता है? 30 डिग्री मेटल दैट इज बर्निशेबल। ये 30 डिग्री कहाँ पे होता है? जिंजाइवल मार्जिन पे। अगर ओक्लूजल मार्जिन होती तो कितना मेटल देगा? 40 डिग्री। ये सब मैं अभी समझाऊंगा एक एक करके क्या चीज होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपकी मान लो जिंजाइवल फ्लोर थी, ये ओक्लूजल फ्लोर है, और ये आपका, ठीक है। तो जिंजाइवल फ्लोर पे आपने क्या किया? बेवल दे दिया यहाँ पे। इस बेवल देने के कारण जो मेटल है वो यहाँ पे ऐसे फिट हो गया। तो ये जो फिटिंग है कि ये इस पे स्लाइड कर जाए, इसको बोलते हैं लैप स्लाइडिंग फिट। ठीक है, ये लैप स्लाइडिंग फिट से क्या होता है? अगर ये मार्जिन स्ट्रेट होती, सपोज ये कैविटी की मार्जिन और ये ऊपर मेटल की मार्जिन, तो यूजुअली इन दोनों के बीच में गैप रहता है 50 माइक्रोमीटर का। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसे कर देते हैं, जब बेवल दे देते हैं, तो ये जो गैप है इन दोनों के बीच, ये गैप डिक्रीज होके रह जाता है 20 माइक्रोमीटर का। ठीक है, और हमारी ल्यूटिंग सीमेंट की थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 25 माइक्रोमीटर मैक्सिमम। तो ल्यूटिंग सीमेंट की थिकनेस के लायक ही स्पेस बचता है, तो ये अडेप्टेशन दोनों के बीच में बहुत तगड़ी हो जाती है। इसको बोलते हैं लैप स्लाइडिंग फिट। ठीक है, और मेटल कैसा है? ये गोल्ड है। गोल्ड होता है डक्टाइल, तो आप इजिली उसको बर्निश भी कर सकते हो, इस कैविटी वॉल पे अडेप्ट करवा सकते हो, इसलिए हमें ये देना होता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज है कि ये जिंजाइवल 30 डिग्री, चलो ये 30 डिग्री दे दिया हमने। ये आपका जो अब यहाँ पे गोल्ड है, ये कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये जो गोल्ड की मार्जिन है, ये एक्सटर्नल सरफेस और ये बेवलिंग की, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं मेटल मार्जिन। मेटल की थिकनेस कितनी है? यहाँ पे मेटल की थिकनेस उतनी होगी जितना बेवल लोगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे 30 डिग्री मार्जिनल मेटल। अगर यहाँ पे बेवल दिया 40 डिग्री का, तो यहाँ पे जो मेटल आएगा आपका वो भी कितना डिग्री आएगा? 40 डिग्री ही आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्जिनल मेटल। तो मार्जिनल मेटल की थिकनेस अगर आपसे कोई कहे तो वो उतना ही होता है जितना बेवल देते हैं, जितने डिग्री का बेवल देते हैं। एक होता है कैविटी टू मेटल मार्जिन। ठीक है, कैविटी, अब यहाँ पे कैविटी कौन सी है? कैविटी का वॉल है ये। कैविटी और मेटल के बीच में क्या एंगुलेशन है? तो कैविटी और मेटल के बीच में एंगुलेशन वो होगी
जो 180 में से बेवल को माइनस कर दो, मतलब 180 में से 30 माइनस किया तो कितना हो गया 140 डिग्री 150 डिग्री, और 180 में से 40 माइनस कर दो तो हो गया 140 डिग्री। तो कैविटी टू मेटल ये हो गया, ठीक है, और थिकनेस ऑफ मेटल कौन सी हो गया, ये हो गया। तो ये बार बार ये टर्मिनोलॉजीज आप पढ़ोगे एग्जाम ऑप्शंस में इनले के रेफरेंस में, तो आपको पता होना चाहिए किस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 इमेजेस थी, इमेजेस आ नहीं रही इसके अंदर, ठीक है। ये वही वाली इमेजेस है जो मैंने बताया था लैप स्लाइडिंग फिट वाली, ठीक है, कि जब नॉर्मल, सपोज ये आपकी कैविटी मार्जिन है, और इस पे आपकी कोई रेस्टोरेशन आती है, तो इन दोनों के बीच में गैप होता है 50 माइक्रोमीटर का, ठीक है। वहीं पे अगर ये बेवलिंग कर दो तो बेवलिंग के बाद जो मेटल आएगा ये एंगुलेशन कम हो जाती है, कितनी 20 माइक्रोमीटर हो जाती है, यही है इसका सिग्निफिकेंस। अब आ जाता है फेशियल एंड लिंगुअल फ्लेयर्स। ये क्या होते हैं फेशियल एंड लिंगुअल फ्लेयर्स? फेशियल एंड लिंगुअल फ्लेयर्स मतलब फेशियल एंड लिंगुअल वॉल पे, ठीक है। ये आपका ओक्लूजल बॉक्स बना दिया और ये है प्रोक्सिमल बॉक्स, ठीक है। तो ओक्लूजल बॉक्स से जब प्रोक्सिमल बॉक्स शुरू होता है तो इन दोनों के बीच में एक एंगल होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइमरी फ्लेयर, कि जो प्रोक्सिमल बॉक्स है वो ओक्लूजल बॉक्स से एक एंगल पे निकलता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी फ्लेयर। वो यूजुअली कितना होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री का प्राइमरी फ्लेयर होता है। प्राइमरी फ्लेयर से फिर एक अलग एंगुलेशन पे सेकेंडरी फ्लेयर शुरू होता है, इसे क्या बोलते हैं सेकेंडरी फ्लेयर। तो इनले में प्रोक्सिमल बॉक्स में 2 फ्लेयर होते हैं, प्राइमरी फ्लेयर एंड सेकेंडरी फ्लेयर, ठीक है। आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. यस सर। तो ये तो फेशियल वॉल पे 2 फ्लेयर होते हैं, प्राइमरी फ्लेयर और सेकेंडरी फ्लेयर। और ये जो फ्लेयर्स होते हैं ये भी एक टाइप के बेवल्स ही हैं, एक टाइप के क्या है बेवल्स ही हैं। तो प्राइमरी फ्लेयर कब देना होता है? प्राइमरी फ्लेयर इज बेसिक पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंशियल टाई, सबसे बेसिक पार्ट है। प्राइमरी फ्लेयर का मेन पर्पस क्या है? जो आपकी ओक्लूजल बॉक्स है उसके किसी एंगुलेशन पे आपने दिया 40 टू 45 डिग्री पे दिया आपने प्राइमरी फ्लेयर, ये कन्वीनियंस फॉर्म को एक तो बढ़ाता है, किसको कन्वीनियंस फॉर्म देगा। दूसरा ये क्या करेगा मार्जिन्स को क्लिनिजेबल एरिया में लेके आएगा। क्लिनिजेबल एरिया, मैं मार्जिन को क्लिनिजेबल एरिया बोल रहा हूँ, सेल्फ क्लिनिजेबल नहीं बोल रहा, सेल्फ क्लिनिजेबल में नहीं लेके आ रहा, मार्जिन को कहाँ लेके आ रहा है क्लिनिजेबल एरिया में लेके आ रहा है, नॉट सेल्फ। क्योंकि अभी भी क्लीन करने के लिए आपको सेल्फ क्लिनिजेबल बनाने के लिए इसमें आपको सेकेंडरी फ्लेयर देना पड़ेगा। सेकेंडरी फ्लेयर देने के बाद जो प्रोक्सिमल कांटेक्ट होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और फिर जो रेस्टोरेशन आएगी वो इसको पूरा एम्ब्रेस करेगी, ठीक है। तो इट इज अ वेरी सिमिलर टू लॉन्ग बेवल, क्योंकि ये इनेमल प्लस में डेंटिन दोनों को इन्वॉल्व करता है। और प्राइमरी फ्लेयर हैव स्पेसिफिक एंगुलेशन ऑफ 45 डिग्री टू द इनर डेंटाइनल वॉल प्रॉपर। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है, ये एमसीक्यू में आ सकती है। अच्छा, मैंने बेवल्स के 3 फंक्शन तो डिस्कस कर लिए थे स्टार्टिंग में, कि इट ब्रिंग मार्जिन टू सेल्फ क्लिनजेबल एरिया, नहीं सॉरी, यहाँ पे वीक इनेमल इज रिमूव्ड, बेवल रिजल्ट इनटू 30 डिग्री और 40 डिग्री मार्जिनल मेटल, इट विल गिव लैप स्लाइडिंग फिट। ये 3 फंक्शन तो हर बेवल पे फिट होते हैं। उसके बाद क्या है, ब्रिंग मार्जिन टू सेल्फ क्लिनजेबल एरिया एक्सेप्ट प्राइमरी फ्लेयर। प्राइमरी फ्लेयर सेल्फ क्लिनजेबल मार्जिन नहीं लेके आता। और कौन नहीं लेके आता? जिंजाइवल बेवल। जिंजाइवल बेवल में बेवलिंग देने से क्या मार्जिन सेल्फ क्लिनजेबल एरिया में आ जाएंगी? नहीं, जिंजाइवल बेवल देने से मार्जिनल सेल्फ क्लिनजेबल एरिया में नहीं आती, ठीक है। तो जिन क्वेश्चन आता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ जिंजाइवल बेवल एक्सेप्ट, तो जिंजाइवल बेवल से अनसपोर्टेड इनेमल हटेगा, बिल्कुल सही है। 30 डिग्री मार्जिन मेटल आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। लैप स्लाइडिंग फिट आएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या मार्जिन सेल्फ क्लिनजेबल एरिया में आएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था प्राइमरी फ्लेयर। ये इमेज अब ये है इमेज प्राइमरी फ्लेयर की,
ऑक्लूजल बॉक्स से ये जो यहाँ पे दिया है, पहले दिया प्राइमरी फ्लेयर। अब जब इसमें सेकेंडरी फ्लेयर देंगे यहाँ पे, तो ये जो कॉन्टेक्ट है इसको भी ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ प्राइमरी फ्लेयर इज सेम एज बेवल्स, they bring proximal margin to cleansable and finishable area, not to self cleansable area. ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, गिवन ऑन फेशियल एंड लिंगुअल प्रॉक्सिमल वॉल। फिर आता है सेकेंडरी फ्लेयर। सेकेंडरी फ्लेयर इज सुपर इम्पोज पेरिफेरली टू ए प्राइमरी फ्लेयर। प्राइमरी फ्लेयर जो आपने दिया है ऐसा, उसके ऊपर आपको सेकेंडरी फ्लेयर देना है, ठीक है। सेकेंडरी फ्लेयर के भी वही फंक्शन है, to place margin into self cleansable area, 40 degree burnishable and metal margin to produce stronger enamel margin, क्योंकि weak enamel को, weak unsupported enamel को ये रिमूव करता है। तो ये तीन फंक्शन तो है ही है। कब कब देना है सेकेंडरी फ्लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। कब कब देना होता है, जब कॉन्टेक्ट एरिया ब्रॉड हो, वेरी ब्रॉड कॉन्टेक्ट एरिया, माल पोस्ट टीथ, रोटेटेड टीथ हो, ठीक है, ओवर क्राउडिंग हो, माल पोस्ट टीथ हो, उस केस में आप दे सकते हो, ठीक है। फेशियल या लिंगुअल सरफेस पे डिफेक्ट्स हो, ठीक है। मान लो ये आपका टूथ है, इसके फेशियल सरफेस पे डिफेक्ट है, तो आप इसको सेकेंडरी फ्लेयर में इन्वॉल्व करके इधर भी रेस्टोरेशन से कवर कर दोगे इस पोर्शन को भी। तो सरफेस डिफेक्ट और डीकैल्सिफिकेशन ऑन फेशियल और लिंगुअल प्राइमरी फ्लेयर फेस के फेशियल या लिंगुअल मार्जिन पे अगर कोई डिफेक्ट है तो आप वहां पे उसको सेकेंडरी फ्लेयर में इन्वॉल्व कर लोगे। तो ये तीन मेन पर्पस है, इस पे आपसे एमसीक्यू आ सकता है कि किन केसेस में सेकेंडरी फ्लेयर देना जरूरी होता है। ऐसा सेकेंडरी फ्लेयर कास्ट रेस्टोरेशन में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है रिवर्स कर्व। सेकेंडरी फ्लेयर के ऊपर भी एक और फ्लेयर दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं एस शेप कर्व और रिवर्स कर्व, ठीक है। वो वेरी ब्रॉड कॉन्टेक्ट एरिया हो, ठीक है, फेशियल ओवर मतलब रोटेटेड टूथ हो, या फिर फेशियल वॉल पे कोई डिफेक्ट हो, उनको इन्वॉल्व करने के लिए होता है। वो किस पे देंगे, सेकेंडरी फ्लेयर पे देंगे। तो वो उन केसेस में मतलब सेम इन्हीं केसेस में दिया जाता है जब और भी ज्यादा एक्सटेंशन हो। तो ये ऑक्लूजल बॉक्स था, यहाँ पे प्राइमरी फ्लेयर आया, इस पे फिर आपने दे दिया सेकेंडरी फ्लेयर। और उसके बाद भी अगर कोई कॉन्टेक्ट नहीं टूटता सेकेंडरी फ्लेयर देने के बाद भी, तो आप दोगे एक थर्ड फ्लेयर देते हो सेकेंडरी फ्लेयर के ऊपर, जिसको बोलते हैं एस शेप कर्व या रिवर्स फ्लेयर, ठीक है, इस टाइप का। ये भी सेम, इसकी इंडिकेशन भी यही है, ये तीनों, ठीक है। बस जब सेकेंडरी फ्लेयर के बाद भी ना कॉन्टेक्ट टूटे या फिर रोटेटेड टूथ का कॉन्टेक्ट ना टूटे या फिर कोई डिफेक्ट स्टिल फेशियल लिंगुअल वॉल पे रह जाए, तब आपको देना पड़ेगा ये तीसरा कर्व, ठीक है। अब आता है इंटरनल आउटलाइन फॉर्म ऑफ द कैविटी कैसा होना चाहिए। आउटलाइन फॉर्म ऑफ द कैविटी ऐसा है कि आप अगर आपने प्रॉक्सिमल बॉक्स से देखा तो आपको सारी वॉल्स दिखनी चाहिए, सारे लाइन एंगल, सारे पॉइंट एंगल दिखने चाहिए, ठीक है। अब ये दिख रहा है, ये सेकेंडरी फ्लेयर है, ये प्राइमरी फ्लेयर है, ये ऑक्लूजल बॉक्स है, ठीक है, ये एक्सियल वॉल है, ये जो शेडो वाला एरिया दिख रहा है ये, ठीक है, ये रिटेंशन ग्रूव है, वर्टिकल रिटेंशन ग्रूव, ठीक है। ये एट द एक्सपेंस ऑफ फेशियल या लिंगुअल वॉल देते हैं, ये ऐसे एक तरीके से इंडेंटेशन बना रखी है इन्होंने एट द एक्सपेंस ऑफ फेशियल वॉल, इनको बोलते हैं वर्टिकल ग्रूव, ठीक है। तो ऑल इंटरनल लाइन एंगल शुड बी विजिबल, ऑल वॉल्स एंड फ्लेयर्स शुड बी, सारे वॉल्स और फ्लेयर्स विजिबल है। ये जिंजाइवल बेवल है, ये फेशियल सेकेंडरी फ्लेयर है, ये ऑक्लूजल बेवल है, सब दिख रहा है। टेपर 2 to 5 डिग्री होना चाहिए, वॉल्स जितना पैरेलल हो उतना पैरेलल होना चाहिए। ये होता है आइडियल क्लासरूम इनले कैविटी, ठीक है। ये दिखा होगा आपको, ये ऐसा यहाँ पे ऐसा, ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये रिटेंशन ग्रूव बना रखी है फेशियल या लिंगुअल वॉल थ्रू आउट, इसको बोलते हैं वर्टिकल ग्रूविंग। वर्टिकल ग्रूविंग कल मैंने बताया था कहाँ देते हैं, इन कास्ट रेस्टोरेशन में, कास्ट रेस्टोरेशन में देते हैं वर्टिकल ग्रूव्स,
और क्या देखें होना चाहिए, फ्लैट पल्पल फ्लोर होनी चाहिए, ठीक है। एक्सियल वॉल और पल्पल फ्लोर साउंड डेंटिन भी होना चाहिए, वेल डिफाइंड राउंड एंगल्स होने चाहिए, कोई अंडरकट नहीं होना चाहिए, एक्जियो पल्पल लाइन एंगल भी राउंड होना चाहिए। वही जो कल हमने पढ़े थे, प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड रिटेंशन फीचर्स वो, और सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड रिटेंशन फीचर, वही सब यहाँ पे भी होना चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस फॉर्म कल बताया था, रिटेंशन फॉर्म कल बताया था, ये वही चीज है। फीचर्स की बात कर लें तो मेन रिटेंशन फीचर क्या है, पैरेललिज्म ऑफ वॉल, ठीक है। ऑक्लूजल डवटेल क्या करेगी, प्रॉक्सिमल डिस्प्लेसमेंट को बचाएगी, ठीक है। फिर बेवलिंग क्या करेगी, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ये जो आप बेवलिंग देते हो उससे क्या होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया हो जाता है, वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हो जाता है। कस्प कैपिंग करने से क्या होगा, टूथ फ्रैक्चर होने से बचेगा, ठीक है। तो एक तरीके से रेजिस्टेंस फॉर्म आएगा। ये सब एडिशनल फीचर्स हैं। फ्लैट पल्पल फ्लोर का क्या है, रेजिस्टेंस फॉर्म, बेवल्स एंड फ्लेयर्स दिए हैं, राउंडेड इंटरनल लाइन एंगल दिए। तो ये सब रेजिस्टेंस और रिटेंशन फीचर जो हमने कल वो किए थे, डिस्कस किए थे, वही है, ठीक है। फिर एडिशनल रिटेंशन फीचर्स की बात करें तो ल्यूटिंग सीमेंट कौन सी प्रेफर करते हैं, जिंक फॉस्फेट या फिर जीआईसी। तो अगर कोई पूछे कि आइडियल ल्यूटिंग सीमेंट फॉर कास्ट रेस्टोरेशन इज, तो आंसर आना चाहिए जिंक फॉस्फेट। क्यों, क्योंकि इसकी ल्यूटिंग थिकनेस, ल्यूटिंग फिल्म थिकनेस वो काफी लो है, लोअर देन जीआईसी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे जाए व्हाई जिंक फॉस्फेट इज प्रेफर्ड एज अ बेस एज कंपेयर टू जीआईसी, तो जीआईसी के कंपैरिजन में जिंक फॉस्फेट बेस क्यों है, क्योंकि उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है वो, ठीक है। और वहीं पे पूछा जाए जिंक फॉस्फेट जीआईसी से बेटर ल्यूटिंग सीमेंट क्यों है, क्योंकि उसकी फिल्म थिकनेस लोअर है। हालांकि जीआईसी केमिकल बॉन्ड करती है टूथ स्ट्रक्चर को, जिंक फॉस्फेट केमिकली बॉन्ड नहीं करता, लेकिन इसकी फिल्म थिकनेस कम है, इसलिए ये बेटर ल्यूटिंग सीमेंट है। सेकेंडरी रिटेंशन ग्रूव्स मैंने दिखा दिया था, वही लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, फेशियल एंड लिंगुअल वॉल पे देंगे, 0.2 mm इनटू डेंटिन देंगे, वर्टिकल होंगी वो। रिवर्स बेवल एक ये नई चीज है, ये हम अभी बताएंगे रिवर्स बेवल क्या होता है, ठीक है। अब हम बाकी सब आगे देखेंगे। ल्यूटिंग सीमेंट कौन सी होगी, जीआईसी। ग्रूव्स ये जो यहाँ पे दी है इनको बोलेंगे ग्रूव्स, ठीक है। ये ग्रूव्स पूरी वर्टिकली जाएंगी। अगर यही ग्रूव्स इन अमेलगम में देते हैं तो उसकी लेंथ थोड़ी छोटी होती है, तो वहां पे अमेलगम में वर्टिकल ओरिएंटेड ग्रूव्स नहीं होती, सिर्फ जो जिंजाइवल फ्लोर है उससे ऊपर ऊपर होती है, तो उसको अमेलगम में नाम दे देते हैं हम लॉक्स का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो आपकी जिंजाइवल फ्लोर है ये एक्सियल वॉल है, ये जिंजाइवल फ्लोर है, ठीक है। तो इसको पूरा अंदर तक नीचे तक जाएगा, सपोज मान लो अगर ये आपकी जिंजाइवल वॉल है तो ये यहाँ पे पूरा नीचे तक जाएगा, इसलिए वैसे ये फर्क है, इसलिए इसको बोलते हैं। देन आ जाता है रिवर्स बेवल। रिवर्स बेवल क्या होता है, ये आपकी जिंजाइवल फ्लोर थी, ये सब वीडियो डिस्टर्ब।
रिवर्स बेवल। रिवर्स बेवल से ही रुका था ना, Yes, इसी sir. स्लाइड से रुका था। यस सर। अभी विजिबल है? सर हाँ, प्रीवियस सर। तो रिवर्स बेवल जिंजाइवल फ्लोर, जिंजाइवल फ्लेयर पे दिया जाएगा, ठीक है, अपोजिट फ्रॉम द ओरिजिनल जिंजाइवल बेवल डायरेक्शन। और ये रिवर्स बेवल पे कोई एमसीक्यू नहीं है आपकी बुक के अंदर, ठीक है। जब भी वो रिवर्स बेवल पे क्वेश्चन आता है तो उन्होंने जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं वो हमेशा काउंटर बेवल रिवर्स बेवल मानते हैं। जब पल्स पढ़ोगे और आप रिवर्स बेवल नाम सुनोगे तो रिवर्स बेवल के जो ऑप्शन पढ़ोगे उससे हमेशा आपके दिमाग में क्या आएगा, काउंटर बेवल आएगा पढ़ के। ये रिवर्स बेवल कहीं मेंशन नहीं किया। अगर ये रिवर्स बेवल मेंशन किया होता तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है इस रिवर्स बेवल का, रिटेंशन। क्या होता है, रिटेंशन। लेकिन वहां पे जो ऑप्शन होते हैं उसके हिसाब से हमेशा लगता है लेफ्ट स्लाइडिंग फिट है, रेजिस्टेंस फॉर्म है, क्योंकि वो काउंटर बेवल की बात करता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये रिवर्स बेवल कौन सा होता है, जिंजाइवल फ्लोर पे अंदर की तरफ, यही ओरिजिनल रिवर्स बेवल है। इसके ऊपर एमसीक्यूज नहीं है तुम्हारी बुक के अंदर। लेकिन अगर बाय चांस एग्जाम में आता है और एग्जैक्टली ऑप्शन में दे रखा है कि रिवर्स बेवल इज एन इंटरनल डेंटाइनल प्लेन इंक्लाइनिंग जिंजाइवो एक्सियली, तो यही आंसर होगा अगर ये ऑप्शन में आता है तो, क्योंकि ओरिजिनल रिवर्स बेवल यही चीज है। हाँ, लेकिन काउंटर बेवल को भी कुछ लोग मिसनॉमर की तरह, जैसे खासकर स्टडवेंट मिसनॉमर की तरह रिवर्स बेवल ही मानता है, ठीक है। फिर आ जाता है इंटरनल बॉक्स। कल मैंने बताया था ये है आपका प्रॉक्सिमल बॉक्स, और ऑक्लूजल में ही आपने और रिटेंशन देने के लिए एक और बॉक्स बना दिया। ये जो बॉक्स बनाया है ऑक्लूजल बॉक्स के अंदर आपने एक और बॉक्स बना दिया। ये सपोज आपका ऑक्लूजल बॉक्स है, ये प्रॉक्सिमल बॉक्स है, ठीक है। आपने क्या किया, ऑक्लूजल बॉक्स में एक और बॉक्स बना दिया, तो इसको बोलते हैं बॉक्स बनाना। अब इसको बॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने इस बॉक्स की एक स्पेसिफिक डेप्थ रखी है, एक स्पेसिफिक विड्थ रखी है, और इसके प्रॉपर लाइन एंगल एंड पॉइंट एंगल है। जैसे आप यहाँ देख रहे होगे इस बॉक्स में प्रॉपर लाइन एंगल पॉइंट एंगल बने हुए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल बॉक्स। फिर आता है स्लॉट। कल हमने बताया था स्लॉट क्या होता है, जैसे ये बनाया हुआ ना, ये स्लॉट है, ठीक है। कल हमने लॉक एंड स्लॉट, लॉक्स पढ़े थे, फिर स्लॉट पढ़े थे। अमेलगम में तो हमने जो लॉक के बाद स्लॉट दिया था वो कहाँ पे दिया था, जिंजाइवल वॉल पे दिया था ऐसे, ठीक है। लेकिन ये स्लॉट यहाँ पे भी बनता है, ये जो दिख रहा है, ठीक है। स्लॉट और बॉक्स में क्या फर्क है, इस स्लॉट में, ये इनले की बात है, इनले वाले स्लॉट में और बॉक्स में क्या फर्क है कि इसमें डेप्थ तो फिक्स है 2.23 mm की, लेकिन इसमें लाइन एंगल और पॉइंट एंगल नहीं है, लाइन एंगल एंड पॉइंट एंगल नहीं है। जैसे यहाँ पे लाइन एंगल पॉइंट एंगल दिख रहे हैं ना प्रॉपर, ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो सिर्फ एक गड्ढा सा बना दिया। ये आप एक क्रॉस सेक्शन देख सकते हो, इसमें टुथ को काट के दिखाया हुआ है कि ये डेप्थ बना दी आपने 2 से 3 mm की, ठीक है। डेप्थ बना दी बस, उसके अलावा कोई लाइन एंगल नहीं, कोई पॉइंट एंगल नहीं, इसको बोलते हैं स्लॉट बनाना। प्रिपेयर्ड बाय अ सुटेबल साइज राउंड बर। किससे बनाते हैं, राउंड बर से बनाते हैं। उस पहले राउंड बर से बनाएंगे, उसके बाद टेपर फिशर बर से बनाएंगे। ये होता है स्लॉट। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, इनले की बात कर रहे हैं। अमेलगम वाला स्लॉट कल हमने पढ़ा था, लॉक्स की एक्सटेंशन बना दो तो उसको बोलते हैं स्लॉट ऑन द जिंजाइवल फ्लो, तो ये पता होना चाहिए। पिंस वही है जैसे हमने अमेलगम पिंस पढ़ी थी, अमेलगम में जो हमने पिंस पढ़ी थी उसी टाइप में ये पिंस हो सकती हैं। फिर आता है रिवर्स सेकेंडरी फ्लेयर। मैंने बताया था कि अगर आपने ये जैसे प्राइमरी फ्लेयर है, उसके बाद ये सेकेंडरी फ्लेयर है, उसके बाद भी अगर आपने एक्सटेंशन कर दी उसकी पीछे, तो इसको बोलते हैं रिवर्स सेकेंडरी फ्लेयर। ये जो फ्लेयर है इसको बोलते हैं रिवर्स सेकेंडरी फ्लेयर। ये रिवर्स सेकेंडरी फ्लेयर क्या करता है, ये जो आपको दिख रही है मार्जिन यहाँ पे, इतनी एडिशनल मार्जिन देता है मेटल को, इतना थिकनेस का मेटल एक्स्ट्रा आता है जो इसको रेस्टोरेशन, इस टूथ पूरा एम्ब्रेस कर लेगा, ठीक है। ये किन केसेस में देना है, जब बहुत ही वाइड कांटेक्ट हो, या तो कांटेक्ट बहुत वाइड हो, या रोटेटेड टूथ हो, या फिर आपका यहाँ पे डिफेक्ट प्रेजेंट हो। तो सेकेंडरी फ्लेयर देने के बाद भी उसके फेशियल एरिया में कहीं डिफेक्ट रह गया तो आप इसको रिवर्स सेकेंडरी फ्लेयर दे सकते हो।
This is a extension of basic inlay and onlay cavity design. Okay, usually added to a preparation in the place of secondary flare that is superimposed directly over primary flare. तो ये basically secondary flare की extension है, ठीक है. It can also be superimposed on secondary flare. इसको बोलते हैं reverse secondary flare. S shape कर्व होता है. कब कब देना होता है? Very wide faciolingual lesion में देना होता है as a reciprocal mean of retention. Reciprocal mean of retention का एक एग्जांपल तो ये हो गया और दूसरा हो गया बॉक्स प्रोग्रेशन. रोटेटेड थो और surface extension necessary to encompass an axial angle for reinforcing and supporting reasons. ये 4 indications हैं reverse secondary flare की, very important for exam. आपको पता होना चाहिए, लिख लीजिए. Very wide faciolingual lesion, surface extension necessary to encompass an axial angle for reinforcing and supporting reason. ठीक है. And as a reciprocal mean of retention, और अगर कोई रोटेटेड टिथ है. फिर आ जाता है स्कर्ट. ये रिटेंशन फीचर्स हैं, सेकेंडरी रिटेंशन फीचर. इसमें आता है स्कर्ट एंड कॉलर. ये दो चीजों को बताना चाहिए. स्कर्ट देंगे इनले में, ठीक है. कॉलर नहीं दे सकते इनले में, कस्प रिडक्शन नहीं होता है इनले में. तो इंट्राकोर्नल रेस्टोरेशन में सिर्फ स्कर्ट्स देते हैं. एक्स्ट्रा कॉर्नल रेस्टोरेशन और मतलब जैसे कि ऑनले, इसमें आप स्कर्ट भी दे सकते हो अगर एक या दो कस्प आपने इन्वॉल्व कर रखे, या फिर आप कॉलर भी दे सकते हो, ठीक है. तो ये स्कर्ट और कॉलर क्या होता है, जैसा आप देख रहे होगे. अभी तक हमने पढ़ा प्राइमरी फ्लेयर. प्राइमरी फ्लेयर का पे एक एंगुलेशन दे दी तो सेकेंडरी फ्लेयर, या उसको और ज्यादा बढ़ा दिया तो हमने उसको बोल दिया रिवर्स सेकेंडरी फ्लेयर. इतना आपने समझ में आया, रिवर्स सेकेंडरी फ्लेयर, ठीक है. तो ये रिवर्स सेकेंडरी फ्लेयर, इन सब की एक लिमिट होती है कहां तक. अगर मैं इस चीज को देखूं, ये देखिए, ये जो लाइन एंगल है मीजियोफेशियल या मीजियोलिंगुअल, जो सपोज ये मीजियल साइड है, अगर ये मीजियल साइड है तो मीजियोफेशियल और मीजियोलिंगुअल जो लाइन एंगल है, यहां तक ही एक्सटेंशन है. अगर ये एक्सटेंशन इससे भी ज्यादा बढ़ जाए, इससे भी ज्यादा हम रिडक्शन कर दे इस एरिया का, तो उसको बोलते हैं स्कर्ट बनाना. जैसे कि ये प्रीमोलर है. इस प्रीमोलर में क्या हुआ कि ये जो एरिया है ये रह गया काफी थिन, तो हो सकता था कि ये फ्रैक्चर कर जाए, वेजिंग फोर्सेस से फ्रैक्चर कर जाए. तो इन्होंने क्या किया, एक टेपर्ड फिशर बर लेके वो जो लाइन एंगल था उससे भी आगे चले गए और पूरा बिल्कुल इस एरिया तक इन्होंने रिडक्शन कर दिया. अभी भी कस्प को रिड्यूस नहीं किया है, लेटरली रिडक्शन कर दिया. ये देखो, ये लेटरल रिडक्शन कर दिया इतना ज्यादा, ठीक है. तो इसको बोलते हैं स्कर्ट बनाना. तो ये इसकी एक्सियल डेप्थ कितनी होती है, 0.5 to 1 mm. 0.5 to 1 mm. इसका पर्पस क्या होता है, टू एकोमोडेट बल्क की कास्ट मेटल, ठीक है. और ये हेल्प करता है कास्ट मेटल को सीट कैविटी मार्जिन पे सीट करने के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसका फायदा क्या है कि यहाँ पे अब जो ये दिया है इन्होंने, इस पे आराम से मेटल आ जाएगा, पूरा मेटल, थिक मेटल आ जाएगा और वो इसको एम्ब्रेस कर लेगा. ये इसका फायदा है, ठीक है. ऐसे मेटल आ जाएगा, ये इसका फायदा है. तो स्कर्ट, ये जो मार्जिन दिख रही है आपको, ये इन्होंने क्या किया, फेशियल और लिंगुअल पैरेलल साइड में कस को रिड्यूस कर दिया. साइड से, ऊपर से नहीं, साइड से रिड्यूस कर दिया ताकि थिकनेस ऑफ मेटल आ जाए. इसको बोलते हैं स्कर्ट. इसकी एक्सियल डेप्थ कितनी होती है, 0.5 to 1 mm. 0.5 to 1 mm. तो एक तरीके से ये जो रिवर्स सेकेंडरी फ्लेयर दिया उसका भी ऊपर है. तो ये कब दिया जाता है, यूजुअली प्रीमोलर्स में दिया जाता है पहले तो, जब शॉर्ट मिसिंग अपोजिंग वॉल हो, शॉर्टेंड हो या मिसिंग अपोजिंग वॉल हो. टू इन्वॉल्व केरीज विद मोर डायमेंशन, जब ज्यादा बड़ी केरीज हो प्रॉक्सिमल वॉल पे. टू प्रोवाइड ग्रेटर कन्वीनियंस टू चेंज कॉन्टैक्ट एंड कंटूर इन द फाइनल रेस्टोरेशन. अगर आपको
इनके कांटेक्ट और कंटूर चेंज करने हैं इस डायरेक्शन में, यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स को चेंज करना है, तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं? वहाँ पे मेटल की रेस्टोरेशन लाके, तो टू दे कैन चेंज कॉन्टेक्ट एंड कंटूर इन फाइनल रेस्टोरेशन। ठीक है, तो ये पर इंडिकेशन ऑफ स्कर्ट्स लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो। शॉर्टेंड और मिसिंग अपोजिंग वॉल हो, अगर साइड वॉल्स पे केरीज हो तो तब भी कर सकते हैं। टू प्रोवाइड ग्रेटर कन्वीनियंस टू चेंज कंटेक्ट एंड कंटूर इन फाइनल रेस्टोरेशन, ये पर्पस है स्कर्ट्स के। अगर ऑनले में स्कर्ट्स दे रहे हो तो उनको बोलते हैं स्कर्टेड ऑनले। जैसे कि ये आप देख रहे हो, यहाँ पे हर जगह पे साइड से रिड्यूस कर दिया, कितना 0.5 to 1 mm की थिकनेस का, यहाँ से ये रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो ये जो रिड्यूस्ड ऑनले है इसको बोलते हैं स्कर्टेड ऑनले। फिर आ जाता है कॉलर। कॉलर में क्या करेंगे, जैसे ये जो है आपका, इसमें कस्प को भी रिड्यूस कर दो। ठीक है, और ये जो इसमें क्या किया, ये जो पीछे वाला पोर्शन था इसको ट्रिम नहीं किया, और यहाँ पे भी अगर आप एक शोल्डर मार्जिन दे दो और इस एरिया को भी रिड्यूस कर दो, सो दैट एक कस्प आके पूरा एक रेस्टोरेशन आके इसको पूरा कवर कर ले, तो उसको बोलते हैं कॉलर। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, इसमें पहले तो कस्प को रिड्यूस किया, ठीक है, यहाँ तक तो आपका, यहाँ तक तो आपका स्कर्ट ही था, रिडक्शन कर रखा था। अब आपने क्या किया, इसको शॉर्ट भी कर दिया कस्प को, और यहाँ पे कौन सी मार्जिन दे दी, शोल्डर मार्जिन। जैसे क्राउन कटिंग करते हैं ना, क्राउन कटिंग में सेरामिक की मार्जिन कैसी होती है, शोल्डर, तो यहाँ पे रेडियल शोल्डर मार्जिन दे दो, इस टाइप की मार्जिन दे दी आपने। तो अब क्या हुआ, इस पूरे कस्प के ऊपर मेटल आएगा, इस पूरे कस्प के ऊपर यहाँ पे फाइनल एक मेटल की रेस्टोरेशन आएगी ऐसे। ठीक है, इस पूरे कस्प पे आएगी। इस टाइप में, तो इसको बोलते हैं कॉलर। तो पूरे को कवर कर लिया तो कॉलर है। और सपोज ये सिर्फ यहाँ पे ओरिजिनल कस्प ही रहता, ये सपोज ओरिजिनल कस्प रहता और यहाँ तक एम्ब्रेस हो जाता, तो ये क्या बन जाता है, इनले, स्कर्टेड इनले। तो ये समझना जरूरी है। तो ये होता है कॉलर। कॉलर और इनले में क्या डिफरेंस है, एक तो बहुत बड़ा, एक तो इसमें शोल्डर जिंजाइवल एक्सटेंशन दी, किसमें मार्जिन कौन सी देंगे, बेवल्ड शोल्डर मार्जिन देंगे इन कॉलर। दूसरा, एक्सियल डेप्थ इंक्रीजेस, कितना 1.5 to 2 mm, प्रॉपर 2 mm का टूथ स्ट्रक्चर का रिडक्शन रिड्यूस किया है। ठीक है, तो इसमें सरफेस को तो रिमूव किया ही है, साथ में कस्प का भी रिडक्शन किया है। तो it is the type of surface extension which is surface wise reduction also and depth wise reduction, most reproducible। कॉलर किस में देंगे, जब भी कस्प कैपिंग करनी है ऑनले में, तो ऑनलेज में देते हैं कॉलर। ठीक है, तो होपफुली ये इमेज आपको देख के समझ में आ गया कि ये कॉलर है। और यहाँ पे ये जो देखो दे रखी है, ये क्या है, स्कर्ट। तो साइड वाइज घिस दिया आपने, तो इसको बोलेंगे स्कर्ट। अगर आप इसको भी रिड्यूस करके और पीछे वाले पोर्शन को भी कर देते कवर, तो उसको बोल देते कॉलर। सर वीडियो स्टक। स्कर्ट, जहाँ पे ये कस्प का भी रिडक्शन हो गया, साइड में सरफेस भी रिडक्शन हो गया, और ये पीछे वाला सरफेस का भी रिडक्शन हो गया, इसको बोलेंगे कॉलर। ठीक है, अब इस कॉलर के जब फाइनल रेस्टोरेशन बनेगी या फाइनल मेटल बनेगा, वो इजिली ऐसा पूरा इसको कवर करते हुए फाइनल रेस्टोरेशन बनेगी ऐसे। ठीक है, तो ये होता है इनले ऑनले का। कॉलर्स 2 टाइप के होते हैं। अगर सिर्फ एक आधे कस्प को कॉलर किया है तो उसको बोलते हैं कस्पल कॉलर। अगर कस्प के अगर टूथ के सारे कस्प को कवर किया है तो उसको बोलते हैं टूथ कॉलर।
तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। तो याद रखना कॉलर की डेप्थ ज्यादा होती है स्कर्ट से। स्कर्ट की डेप्थ होती है 0.5 to 1 mm, कॉलर की होती है 1.5 to 2 mm, क्योंकि बल्क ऑफ मटेरियल चाहिए ना, बल्क ऑफ मटेरियल चाहिए होता है इसलिए। दूसरी चीज है कि सपोज आपने ये एक टूथ है, इसमें आपने ये इनले कैविटी बनाई क्लास 2, तो ये जो एडजेसेंट टूथ है इससे ये जो जिंजाइवल मार्जिन है इसकी क्लियरेंस कितना mm होना चाहिए? फेशियल लिंगुअल वॉल हो गई, ये जिंजाइवल वॉल, ये एडजेसेंट टूथ से कितना क्लियर होना चाहिए? तो ये एटलीस्ट 0.5 mm का क्लियरेंस होना चाहिए, सो दैट यहाँ पे मैट्रिक्स बैंड लगाया जा सके। ठीक है, तो चाहिए वो इनले हो या अमेलगम हो, क्लियरेंस कितना होना चाहिए जिंजाइवल वॉल का? 0.5 mm का क्लियरेंस होना चाहिए। बर इनले प्रिपरेशन के लिए बर कौन कौन से यूज होते हैं? 271 बर। इसका जो टेपर होता है वो कितना होता है? 6 डिग्री, ज्यादा टेपर। हेड लेंथ कितनी होती है? 4 mm की। कंपैरिजन करें हम इसको 245 बर किसके लिए होता है? अमेलगम के लिए यूज होता है। अमेलगम के जो बर होता है उस 245 उसको बोलते हैं लॉन्ग पियर शेप बर, लॉन्ग पियर शेप्ड बर। उसकी हेड लेंथ कितनी होती है? 3 mm। ठीक है, इसका टिप डायमीटर 0.8, उसका भी टिप डायमीटर 0.8 mm। ठीक है, कंपैरेटिवली बता दिया मैंने आपको, ये याद करना है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसका मेन काम क्या है? कैविटी प्रिपरेशन के लिए, कैविटी की इंटरनल वॉल्स को प्रिपेयर करने के लिए 271 बर को यूज किया जाता है। उसके बाद आता है 169 एल बर। कौन सा बर? 169 एल बर। इसका टेपर है 4 डिग्री। इसका जो हेड लेंथ है 5.6 mm का। ठीक है, और टिप का डायमीटर कितना है? 0.5। तो जो 271 बर है उसके कंपैरिजन में टिप डायमीटर कम है, हेड लेंथ है ज्यादा, टेपर भी है कम, 169 बर। इसका काम क्या है? रिटेंशन ग्रूव्स दी जाती है इससे, रिटेंशन ग्रूव्स दी जाती हैं। वाइड इनलेज होते हैं ना, उसमें रिटेंशन ग्रूव दी जाती है, तो वो किससे देंगे? 169 बर से। एक और बर होता है डायमंड बर, डायमंड फिनिशिंग बर। उस डायमंड फिनिशिंग बर से आप बेवल देते हो। क्या दोगे? बेवल्स दोगे। अगर क्वेश्चन आता है प्रिपरेशन ऑफ बेवल्स एंड फ्लेयर्स, मैंने बताया ये दिखा रखा है आपको ऑक्लूजल बेवल। ऑक्लूजल बेवल कितना देना है? 40 डिग्री का। 40 डिग्री का क्यों देना है ऑक्लूजल बेवल? तो ये ऑक्लूजल बेवल क्या है? ये जो आपने बेवल दे दिया इसको बोलते हैं 40 डिग्री का बेवल दे दिया। ये क्यों देना है? ताकि केवो सरफेस एंगल, कैविटी सरफेस एंगल कितना हो जाए? 180 माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 140 डिग्री का केवो सरफेस एंगल हो जाए। और इसमें मेटल की थिकनेस कितनी आएगी? मार्जिनल मेटल कितना आएगा? मार्जिनल मेटल इतना आएगा जितना बेवल है 40 डिग्री। तो ऑक्लूजल बेवल से 40 डिग्री मार्जिनल मेटल आता है, और थिकनेस और केवो सरफेस एंगल बोले तो कितना हो जाता है? 140 डिग्री। जिंजाइवल बेवल कितना होता है? 30 डिग्री। इसकी विड्थ कितनी होती है? 0.5 to 1 mm। ये सब एमसीक्यूज है। ठीक है, और ये जो है जिंजाइवल बेवल, इट शुड ब्लेंड विद द लिंगुअल सेकेंडरी फ्लेयर। gingival bevel should blend with the lingual secondary flare। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लेयर, प्राइमरी फ्लेयर कितने एंगल पे देना है? 45 डिग्री पे। सेकेंडरी फ्लेयर 45 डिग्री पे नहीं देना, किसी और एंगल पे दे सकते हो। यूजुअली जो सेकेंडरी फ्लेयर होता है वो 40 डिग्री टू द एक्सटर्नल सरफेस होता है, और 140 डिग्री का मार्जिनल मेटल आता है उसमें। ठीक है, 40 डिग्री का मार्जिनल मेटल आता है और 140 डिग्री का केवो सरफेस एंगल आता है। केवो सरफेस एंगल या फिर मार्जिन टू मेटल, मार्जिनल टू मेटल का जो एंगल होता है वो 140 डिग्री का होता है ड्यू टू सेकेंडरी फ्लेयर। ठीक है, और ये जो बेवल होते हैं प्राइमरी फ्लेयर सेकेंडरी फ्लेयर, ये सब कौन से बेवल कौन से बर से देते हैं? स्लेंडर फ्लेम शेप्ड फाइन ग्रेड डायमंड बर। ये बर यूज किया जाता है किसके लिए? बेवल देने के लिए। इस पे एमसीक्यू आता है, कौन सा बर बेवल देने के काम आता है। ठीक है, तो ये कुछ डायग्राम है जो शो कर रहे हैं बेवल्स कैसे दिए जाते हैं। 40 डिग्री का मार्जिनल मेटल आएगा, और कैविटी टू मार्जिन, कैविटी टू मेटल की जो मार्जिन होगी वो
Sir, video stuck again. Yes, sir. ये हो गया था ना? Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई हैं। ये स्टेटमेंट आप बार बार कहीं ना कहीं आपके आएंगी। यूजुअली ये बात कर रहे हैं कि मीजो ऑक्लूजल कैविटी बना रहे हो आप, ठीक है? तो मीजो ऑक्लूजल कैविटी में पूछते हैं लिंगुअल सेकेंडरी फ्लेयर कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो मीजो ऑक्लूजल कैविटी में एक होता है मीजो फेशियल, एक होता है मीजो लिंगुअल। तो मीजो लिंगुअल में जो सेकेंडरी फ्लेयर देंगे उसमें लिंगुअल एम्ब्रेजर से अप्रोच करेंगे, क्योंकि लिंगुअल एम्ब्रेजर होता है बड़ा। तो लिंगुअल एम्ब्रेजर से अप्रोच करेंगे और इंस्ट्रूमेंट को मीजो फेशियली लेके जाएंगे। ये इस तरीके से मतलब यहाँ से शुरू करेंगे लिंगुअली और मीजो फेशियली अप्रोच करेंगे। इस तरीके से लिंगुअल सेकेंडरी फ्लेयर बनता है, ठीक है? ना कि अंदर से बाहर नहीं बनाएंगे, बाहर से अंदर बनाएंगे। तो आपसे पूछा जाए कि हाउ यू विल प्रिपेयर अ लिंगुअल सेकेंडरी फ्लेयर, तो याद रखना लिंगुअल सेकेंडरी फ्लेयर कहाँ से शुरू करोगे? यहाँ से शुरू करोगे और फिर ऐसे। लिंगुअल सेकेंडरी फ्लेयर इज प्रिपेयर्ड अप्रोचिंग फ्रॉम लिंगुअल एम्ब्रेजर, मूविंग द इंस्ट्रूमेंट मीजो फेशियली लेके जाओगे, ठीक है? However, the direction may be reversed, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हो, बट ओरिजिनल डायरेक्शन ये रहेगा। ऑन द मेसोफेशियल सरफेस ऑफ मैक्सिलरी प्रीमोलर एंड फर्स्ट मोलर, अगर हम मेसोफेशियल सरफेस की बात करें तो मेसोफेशियल सरफेस में लिंगुअल टू फेशियल डायरेक्शन में जाएंगे, लिंगुअल टू फेशियल डायरेक्शन, वहां पे अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे। तो ये चीज याद रखना है। अगर लिंगुअल सेकेंडरी फ्लेयर की बात करें तो बाहर से अंदर की तरफ सेकेंडरी फ्लेयर प्रिपेयर होगा। मेसोफेशियल कस्प की बात करें तो अंदर से लिंगुअल से फेशियल ऐसे मूव करना होगा, सेकेंडरी फ्लेयर प्रिपेयर करते हैं। ये स्टेटमेंट आ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है? फिर ये अलग स्टेटमेंट है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज अलोंग द लाइन ऑफ ड्रॉ विद ओनली स्मॉल टिल्टिंग मीजो एंड फेशियल। हमेशा याद रखना है इंस्ट्रूमेंट की जो लॉन्ग एक्सिस है वो पैरेलल होना चाहिए लाइन ऑफ ड्रॉ के। थोड़ा सा मीजियल या फेशियली आप उसको टिल्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा टिल्ट नहीं करना है। जैसे कि अगर जिंजाइवल बेवल देना है आपको तो आपको थोड़ा मीजियल टिल्ट देना पड़ेगा, थोड़ा सा मीजियल टिल्ट देके फिर आप बेवलिंग करोगे, ठीक है? और ध्यान रखना है कि जब आप उसको टिल्ट दे रहे हो, मान लो जिंजाइवल बेवल के टाइम पे, तो आपको एडजेसेंट टूथ को ट्रिम नहीं करना है, उसको बचाना है। फिर यूजुअली जो ऑक्लूजल बेवल होता है वो 40 डिग्री मार्जिनल मेटल देता है। फेशियल एंड लिंगुअल जो सेकेंडरी फ्लेयर है वो 40 डिग्री मार्जिनल मेटल देता है। ऑक्लूजल बेवल है वो भी 40 डिग्री मार्जिनल मेटल देता है, ठीक है? ये सब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आपका ये बेवल का जो मतलब इनले का मेन टॉपिक है वो कवर हुआ है। अभी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊं, एक इसी में एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो मैं एक अच्छे से पेज पे बताता हूँ आपको, वाइट पे यहाँ बताते हैं। एक वर्ड सुनोगे आप, शूइंग, टेबल, और क्या सुनोगे? ट्राइपोडिंग। ये वर्ड्स आते हैं। तो ये कहाँ यूज होते हैं? ये होते हैं ऑनले में। अब तक हमने बात जो की वो किसकी करी? इनले की। ऑनले में क्या करना है आपको? को कैप करना है, कस्प कैपिंग। तो दो टाइप के कस्प होते हैं हमारे टूथ में, एक होता है फंक्शनल कस्प, एक होता है नॉन फंक्शनल कस्प। अब हम फंक्शनल कस्प होते हैं जो आपस में कांटेक्ट करते हैं, जो फंक्शन, जैसे कि अगर हम मैक्सिला की बात करें तो मैक्सिलर टीथ का लिंगुअल कस्प और मैंडिबल का फेशियल कस्प। ये फेशियल कस्प ऑफ मैंडिबल, ये लिंगुअल कस्प ऑफ मैक्सिला, ये क्या है? फंक्शनल कस्प। और जो यहाँ पे हैं जो कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? नॉन फंक्शनल कस्प। ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है? अब जब हम ऑनले करते हैं तो ऑनले में हमें क्या करना है? कस्प को कवर करना है।
मतलब ये कस्प कवर होने चाहिए। ठीक है, तो कैसे कवर करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो अब हम सिर्फ एक स्पेसिफिक केस लेंगे, मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर। कौन सा केस ले रहे हैं? मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर। तो मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर में क्या होता है? ग्लास रखते हैं उसके साइड में। ये फेशियल, ये लिंगुअल, ये मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर बता रहा हूं मैं। ठीक है, सपोज आपका ये आपका आपने बना दी कैविटी। ठीक है, अब फंक्शनल कस्प हमेशा क्या करोगे आप? इसको फंक्शनल कस्प को आपको करनी पड़ेगी कैपिंग, और नॉन फंक्शनल कस्प को आप कैप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ये बात समझ में आई? क्योंकि फंक्शनल कस्प पे स्ट्रेस लगती है, इसलिए इसको आपको कैप करना पड़ेगा। तो क्या कैपिंग मतलब क्या होता है? फर्स्ट तो आप इसको कस्प को रिड्यूस करोगे। इस कस्प को आपने रिड्यूस किया, कितना करोगे? 1.5 to 2 mm कस्प को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, पहली चीज तो आपने इसको रिड्यूस कर दी। दूसरी चीज आप क्या करोगे? इसमें काउंटर बेवल दोगे। ये आपने इसमें काउंटर बेवल दे दिया। ठीक है, ये इसलिए दोगे ताकि जो आपकी फाइनल रेस्टोरेशन है वो कुछ ऐसी आ जाए। ठीक है, तो ये जो अब मैं इसको इस एरिया को बड़ा करता हूँ, ये जो आपने काउंटर बेवल दिया है उसी कलर में देता हूँ, ये काउंटर बेवल, फिर ये कस्प रिडक्शन, और ये इंटरनल कैविटी वॉल। और इंटरनल कैविटी वॉल भी कैसी होगी? बेवल्ड होगी ना, यहाँ पे तो बेवलिंग आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम बोलते हैं, इसको तो हमने बोला ऑक्लूजल बेवल, क्योंकि जो इंटरनल कैविटी वॉल का वो पार्ट जो एक एंगुलेशन पे है कैविटी वॉल के, उसे क्या बोलेंगे? ऑक्लूजल बेवल। फ्लैट एंड फंक्शनल कस्प का को रिडक्शन करने के बाद जो फ्लैट सरफेस बना, इसको बोलते हैं हम टेबल। क्या बोलेंगे? टेबल। और टेबल के दूसरी तरफ एक्सटर्नल सरफेस पे जो बेवल दिया उसे हम बोलेंगे काउंटर बेवल। तो टेबल कहाँ देंगे हम? फंक्शनल कस्प पे। और काउंटर बेवल क्यों देते हैं? काउंटर बेवल इसलिए देते हैं कि यहाँ पे एक जो लेफ्ट स्लाइडिंग फिट है, या ये कहें हम 40 डिग्री का जो मेटल आएगा, ये समवॉट फेशियल रहे और इस कस्प को कैप करे। ठीक है, अब ये कितना नीचे तक जाना चाहिए? अगर ये इधर तक जाए जिंजाइवल लेवल तक, तो ये तो क्राउन बन जाएगा। जिंजाइवल तक अगर ये चला गया तो ये क्राउन बन जाएगा। लेकिन इनले में ये कितना जाना चाहिए? इतना जाना चाहिए कि ये जो ऊपर वाला कस्प है, ये जो ऊपर वाला टूथ का ये जो कस्प है, ये जहां तक इसको कवर करेगा उससे नीचे ही रहना चाहिए। अगर ये यहाँ तक आ रहा है तो उससे नीचे। ठीक है, तो जो फेशियल एक्सटेंशन ऑफ कस्प कैपिंग, या हम कहें फेशियल एक्सटेंशन ऑफ रिवर्स बेवल, ये कहाँ पे होनी चाहिए? दिस शुड बी जस्ट अपाइकली टू द कॉन्टेक्ट एरिया। इससे फ्री होने चाहिए। ये और ये एक लेवल पे नहीं होने चाहिए, ये दोनों एक लेवल पे नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। ठीक है, और जो मार्जिन होगी ये कैसी हो सकती है? यहाँ पे मार्जिन नाइफ एज भी हो सकती है, या फिर आप शेम्फर मार्जिन भी दे सकते हो। ठीक है, नाइफ एज या शेम्फर मार्जिन दे सकते हो। तो इसको बोलते हैं टेबल फॉर्मेशन। व्हाट अबाउट नॉन फंक्शनल कस्प? इस कस्प का क्या करेंगे? इस कस्प में हमें काउंटर बेवल देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे ये आपकी इंटरनल कैविटी वॉल है, इस पे ये आपने बेवल दिया, इसको बोलते हैं ऑक्लूजल बेवल। उसके बाद फ्लैटनिंग ऑफ एक फ्लैट बेवल दोगे यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐसा फ्लैट देते हैं कि यहाँ पे जो इनेमल की मार्जिन है वो कैसी बनती है? एक्यूट इनेमल मार्जिन। और इसको फिनिश नाइफ एज फिनिश लाइन बोलते हैं। नाइफ एज फिनिश लाइन मतलब जो ये आपका ऑक्लूजल बेवल है, इसके ऊपर एक फ्लैट सरफेस विद नाइफ एज फिनिश लाइन अगर आपने दे दिया, कस्प रिडक्शन नहीं कर रहे आप यहाँ पे, सिर्फ एक फ्लैटनिंग, इसको बोलते हैं शूइंग। तो शूइंग कहाँ देंगे? नॉन फंक्शनल कस्प पे। तो ओनले में एक होता है शूइंग, एक होता है टेबल। टेबल फॉर्मेशन फंक्शनल कस्प पे आएगा, शूइंग आएगा नॉन फंक्शनल कस्प पे। ठीक है, एक चीज तो हो गई ये।
दूसरा जो ये बेवल वगैरह दे रहे हैं, ये जो फ्लैटनिंग दी है नॉन फंक्शनल कस्प पे, ये जो शोइंग हमने दी है या फिर ये हमने टेबल दी थी, ये ऐसा नहीं है कि भाई ग्रॉसली ऐसे फ्लैट ही लगेगा हर जगह। ये आपका जैसे अगर मैं फेशियल डायरेक्शन से देखूं तो एक मोलर कैसा दिखेगा, ये फेशियल कस्प, ये मतलब ये मीजियल कस्प हो गया, ये डिस्टल कस्प, ये सेंट्रल ग्रुप, ऐसा दिखेगा ना कस्प। तो जब ये कस्प रिडक्शन करते हो और ये जो फ्लैटनिंग मैंने ऐसे सिंपल से बता दी, ये भी जैसा ये कस्प का डायरेक्शन है, जैसे कस्प की रिजेस है, ये भी उन्हीं प्लेन्स में देनी चाहिए। तो इसको 3 प्लेन्स में तैयार किया जाता है, फ्लैटनिंग को भी, एक इस प्लेन में, फिर इस प्लेन में, फिर ये इस प्लेन में, इस प्लेन में, इस, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्राइपोडिंग। क्या बोलेंगे? ट्राइपोडिंग। तो 3 प्लेन में आप कस्प कैपिंग करते हो, ये ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राइपोडिंग। तो हमेशा याद रखना, जैसा कस्प का डायरेक्शन होता है या कस्प का कंटूर होता है, उसी कंटूर में आपको टेबल या शोइंग करनी होती है, ठीक है। और कितने कितने कस्प पे करोगे, जैसे अगर मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर है तो पूछा जाए मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर में कितने टेबल दोगे, तो मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर में कितने कस्प होते हैं? टोटल 5 कस्प होते हैं, लेकिन सपोर्टिंग कस्प कितने होते हैं? 3 कस्प होते हैं जो फेशियल होते हैं, तो 3 टेबल दोगे, ठीक है। अगर पूछे शू कितने दोगे, 2 शू दोगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपको बताना चाहिए। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया इनले। कल हम पढ़ेंगे डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड, ठीक है, और कुछ छोटी मोटी चीज अगर रह गई होगी तो वो पढ़ेंगे। इसके साथ हमारा ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, और फिर हम संडे को टेस्ट लेंगे आपका। संडे को आपका ऑपरेटिव का टेस्ट होएगा, बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का टेस्ट रहेगा। होपफुली आपको सब समझ में आया अब तक। जो नहीं समझ में आया, जब आप इसके क्वेश्चन लगाओगे कास्ट मेटल रेस्टोरेशन के इसमें से ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में, तो मे भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए चलो फिर कल मिलते हैं। कल ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं, यही 1 घंटे का सेशन होगा, क्योंकि मुझे पता चला है कि अभी आपकी और कुछ बच्चों की DPA पे दूसरी क्लासेस, पैथोलॉजी वगैरह की क्लासेस चल रही है, इसलिए लाइट टॉपिक ही करेंगे। तो कल भी लाइट टॉपिक होगा, फिर परसों टेस्ट होएगा आपका, ठीक है। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ो।